हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एटम चैप्टर 12 को बस 15 से 20 मिनट में रिवाइज कर लेंगे और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मैं आपको इस चैप्टर को जो है खत्म करा दूंगा। ठीक है, ध्यान सुनिए जरा। सबसे पहले तो हमें गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को पढ़ना होता है कि भाई गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में यहाँ से जो है कोई भी हीलियम की न्यूक्लियस यानी कि अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराया जाता है। ये गोल्ड फॉयल होती है। इस गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक करने के बाद कुछ जो है अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं, कुछ जो है 90 डिग्री ज्यादा बैंड हो जाते हैं, कुछ 180 डिग्री बैंड हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर नोटिस करी गई, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। भाई ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चार बातें याद रखो कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉयल। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो इस गोल्ड फॉयल सीधे ही चले गए। केवल 0.14% अल्फा पार्टिकल ऐसे हुए जो 1 डिग्री से ज्यादा बेंड हुए। 8000 में से एक पार्टिकल, कितने, 8000 पार्टिकल में से लगभग एक पार्टिकल ऐसा हुआ जो 90 डिग्री से ज्यादा बेंड हुआ। और हार्डली यानी मुश्किल से ही कोई पार्टिकल ऐसा हुआ जो 180 डिग्री से बेंड हुआ। अब देखना आप इनको चारों पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना। यहां से देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं ये बताता हूं। जैसे मान के चलो ये आपको क्वेश्चन दे दिया, तो बताओ जरा कि अल्फा ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है सीधे पास हो गए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि भाई एक एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस कैसी है? बोला खाली है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या आ जाएगा? बोला कौन सा स्टेटमेंट रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। तो हमने पढ़ा कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होता है? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ये कहा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने ये कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, तो लोगों ने पूछा कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से चारों ओर घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी तो रेडियस कम, रेडियस कम तो जो है जा करके न्यूक्लियस से टकरा जाएगा और एटम हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो भाई एटम आज भी स्टेबल क्यों है? ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल नहीं बता पाया, तो इसकी लिमिटेशन भी है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखो, रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है 180 डिग्री से लौट रहे, हालांकि वो बहुत कम थे, है ना। हार्डली कोई भी अल्फा पार्टिकल ऐसा हुआ जो 180 डिग्री रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, इसके अलावा कुछ अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है बिल्कुल सीधे ही चले गए। ठीक, तो उसके बेसिस पर एक ग्राफ बनाया गया। इस ग्राफ में आपको वाई एक्सिस पे दिख रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड और एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा है स्कैटरिंग एंगल। तो यहाँ पर ये बताया गया, ये ग्राफ को जिस तरह का जो बन रहा है, इस ग्राफ में ये बताया गया कि देखो बहुत सारे पार्टिकल ऐसे हुए, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे हुए जो बस 1 डिग्री के अंदर बेंड हो गए। ठीक है, और लगभग 180 डिग्री पे कितने पार्टिकल हुए? बहुत ज्यादा कम गिने चुने पार्टिकल। ठीक है, तो ये ग्राफ ये बता रहा है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने स्कैटर होंगे, तो एंगल के साथ और उसका रिलेशन ये होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछा था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जब कोई अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस की ओर जाता है तो आप यहाँ पर देखिए कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये रुक जाता है और इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल की वो डिस्टेंस जहां पे उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और इसको हम आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या लिखा? एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी के अल्फा लिखा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है के Q1 यानी पहला चार्ज जो कि गोल्ड न्यूक्लियस पे जो कि अल्फा पार्टिकल पे है 2E होता है, और दूसरा चार्ज जो कि गोल्ड न्यूक्लियस पे ZE होता है। ठीक है, तो आर नॉट की वैल्यू आ गई 2kZe² बाय के अल्फा। ठीक है, अगर प्रोटॉन की हम बात करें तो प्रोटॉन पे चार्ज 2E तो नहीं होता, प्रोटॉन पे तो ओनली एक ई चार्ज होता है। ठीक है, तो देखो यहां से बस 2 हट जाएगा, तो यही फॉर्मूला प्रोटॉन के लिए बन गया। के है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। और याद रखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से साइज ऑफ न्यूक्लियस निकाला जाता है। अब आप भी कहेंगे सर इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं कि नहीं आते? तो भाई फॉर्मूले याद रखना, क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि 2025 का यही क्वेश्चन देख लो, 2025 का। अब देखो इसमें प्रोटॉन के लिए पूछ लिया कि एक प्रोटॉन, इसकी एनर्जी इतनी है, ये गोल्ड न्यूक्लियस की ओर जा रहा है, तो बताओ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालनी है। तो भाई प्रोटॉन के लिए हमने ये फॉर्मूला सीखा, तो बताओ kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया। काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की इतनी है, पहले मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी थी, उसको हमने 1.6 × 10⁻⁹ का इंटू करके जूल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा देखो अब आगे बढ़ेंगे। इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? ये देखो ये न्यूक्लियस है बहुत छोटी सी, कोई अल्फा पार्टिकल जैसे सीधे जा रहा है। ठीक है, अब सीधे जा रहा है तो आप यहाँ पर देखो ये जो लाइन जो आप देख रहे हो, ये इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस की एक्सिस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस की सेंट्रल एक्सिस। तो अब इस लाइन से कितने ऊपर पर कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कोई भी जो है पार्टिकल जा रहा है, इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। जैसे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई है तो 2 सेंटीमीटर इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू है।
अब देखो ये डिस्टेंस ज्यादा हो गई 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू है। ये डिस्टेंस और ज्यादा हो गई 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन से लेकर के जो चार्ज की जो वेलोसिटी है स्टार्टिंग में वहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कही जाती है इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, अब देखो ये दूरी यानी इम्पैक्ट पैरामीटर जितनी बड़ी होगी उतना ही कम रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो उतना ही ये कम स्कैटर होगा। तो बताओ ये सीधे ही चला गया। अब देखो ये पास से जा रहा है तो ये ज्यादा बेंड हो गया 90 डिग्री ज्यादा, ये थोड़े दूर से गया तो ये कम बेंड हुआ। अब कोई पार्टिकल बिल्कुल ही सीधे चला गया यानी इसका इम्पैक्ट पैरामीटर तो जीरो ही हो गया, तो सीधे जाएगा और सीधे ही लौट के आ जाएगा। तो याद रखो इम्पैक्ट पैरामीटर बताता है कौन सा पार्टिकल किधर जाएगा। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर छोटा है तो पार्टिकल ज्यादा स्कैटर हो जाता है, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बड़ा है तो रिपल्सन फोर्स कम, और क्योंकि दूर है ना और ये कम स्कैटर होता है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है, बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखो स्मॉलर इज द इम्पैक्ट पैरामीटर, जितना छोटा ये इम्पैक्ट पैरामीटर उतना बड़ा एंगल बनेगा। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो इसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। ठीक है, और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री कब होती है, ये बहुत पूछा जाता है, जब इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 हो। ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस अब 0 होगी तभी थीटा जो है 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर ट्रेजेक्ट्री बताता है, ठीक है, कि पार्टिकल कहाँ जाएगा। अब जैसे देखो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ कि ये डायग्राम बना के दिया, इसमें बी क्या है, तो बोला बी इम्पैक्ट पैरामीटर, थीटा क्या है, स्कैटर एंगल है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि बी की वैल्यू इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कितनी होगी जब थीटा की वैल्यू 0 है। तो जब थीटा की वैल्यू 0 है तो इम्पैक्ट पैरामीटर वेरी लार्ज होगा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत ज्यादा छोटा होगा। अब मैं आपको जो जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 15 मिनट में कोई फालतू बकवास तो मैं आप लोगों से नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की दो लिमिटेशन पढ़ लेना, एक तो ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और आगे जो स्पेक्ट्रल सीरीज जो आपको देखने को मिलेंगी बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, उनके पीछे का रीजन भी ये नहीं बता पाया था। ठीक है, अब देखो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो कमियां थी उसको बोर ने कुछ अजम्पशन देकर खत्म करा, जिसको हम बोलते हैं बोर पॉस्टुलेट। बोर ने अपने पहले पॉस्टुलेट में ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमती है, जैसे प्लेनेट जो है सन के चारों ओर घूमता है। अब देखो गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन को, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे इसको मिलता है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको प्रोवाइड कराता है, तभी इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता रहता है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर उन्होंने दिया तो इसका मतलब समझ गए, पहले पॉइंट में लिखा है कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा इलेक्ट्रॉन तो उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके इसको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन बस उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होता है। इसको हम बोर की क्वांटम कंडीशन कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होता है। n का मतलब है कि भाई पहली ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 होगी, दूसरे में 2, तीसरे में 3। एंगुलर मोमेंटम को हम mvr इज इक्वल टू nh/2π भी कहते हैं। ठीक है, mvr कहते हैं एंगुलर मोमेंटम को। ठीक, ध्यान रखो। तीसरी बात इसमें यहाँ पर ये बात कही गई कि एनर्जी, जैसे रदरफोर्ड से कहा था ना कि भाई साहब ये बताओ कि एनर्जी तो घटती चली जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो बोर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते हैं, और इन ऑर्बिट में घूमते समय ये कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते, ये एनर्जी केवल ट्रांजिशन के दौरान रेडिएट करते हैं। जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं ना, केवल तभी एनर्जी रेडिएट करते हैं। तो एनर्जी कितनी रेडिएट होगी, E2 - E1। ठीक है, अगर सेकंड ऑर्बिट में पहले थी, फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया इलेक्ट्रॉन, तो E2 - E1 की जितनी एनर्जी रेडिएट होगी, और ये फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला हो गया, इसको हम बोर की फ्रीक्वेंसी कंडीशन भी कहते हैं। अब देखो मैं आपको यहाँ पर इन पर बेस न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट जैसे रेडियस के लिए डेरिवेशन आ जाए, कैसे करोगे कि बोर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, तो बहुत सिंपल है। बोर का पहला पोस्टुलेट लगाओ, सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला के मतलब जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, z यानी न्यूक्लियस पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला बन गया kZe²/r²। ठीक है, नाउ तो ध्यान देखो, बोर का पहला पोस्टुलेट, यहाँ से v² की वैल्यू निकालो, बोर का सेकंड पोस्टुलेट, यहाँ से v² की वैल्यू निकालो, कंपेयर कर दोगे तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। और ये r की वैल्यू क्या है, n²h² m के Z² हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होती है, तो r का ये फॉर्मूला बन गया रेडियस का। तो ये बन गया हमारे पास, तो रेडियस क्या है, n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहली ऑर्बिट की रेडियस
1:4:9:16:25 होगी, इस तरह से हाइड्रोजन की रेडियस। एक बार फिर से क्या करेंगे, एक बार फिर से हम एक काम करेंगे कि भाई साहब इसके अंदर बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट से हमने वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, सेकंड पोस्टुलेट से वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली और कंपेयर कर दिया, तो यहाँ पर आर की वैल्यू हमें मिल गई, हो गया रेडियस का डेरिवेशन। कभी आपसे कहे कि वेलोसिटी का डेरिवेशन करो तो क्या करेंगे, मतलब बोर ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, तो बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट से फिर से रेडियस की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड पोस्टुलेट से रेडियस की वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, सी का इंटू नीचे, सी का इंटू ऊपर, ये जो वैल्यू जो आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 1/137। तो इसके बाद सीधा उठा के 1/137 C/n लिख दो, यानी कि हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और एन क्या है, कौन सी जो है ऑर्बिट की बात चल रही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। कभी एनर्जी के बारे में कहा जाए कि भाई एनर्जी के लिए डेरिवेशन करना है तो कैसे करेंगे, तो एनर्जी के लिए डेरिवेशन फिर से बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट को हमने अप्लाई किया, यहाँ से mv² की वैल्यू मिली, इसके बाद हमने हाफ का इंटू दोनों साइड कर दिया, तो ये हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल गई। अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के, पहला चार्ज तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज Ze, दूसरा चार्ज इलेक्ट्रॉन पे माइनस का ई अपॉन में रेडियस, ये फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय आर पोटेंशियल एनर्जी का। अब पोटेंशियल एनर्जी में क्या करते हैं हम, जो जिस पे जैसा साइन होता है ना वैसा लेते हैं, फोर्स में नहीं करते, देखो ऊपर नहीं लिया इलेक्ट्रॉन का माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे लिया है। ठीक है, ध्यान रखो, तो पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई। अब टोटल एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को हमने ऐड कर दिया, तो भाई ये बन गई। अब इसके बाद जो बोर रेडियस हमने पिछले डेरिवेशन पे भी निकाली थी ना, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एनर्जी का फॉर्मूला। अब एनर्जी में एक सवाल बहुत पूछा था कि भाई साहब नेगेटिव साइन क्या बता रहा है एनर्जी में, तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ है न्यूक्लियस के। ठीक है, ध्यान रखो, तो ये फॉर्मूला आ गया, याद रखना है। अब इसके बाद इस फॉर्मूले में हमें एक बात समझ में आ रही है कि एनर्जी जो है ये n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमने ये लिख दिया एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। हाइड्रोजन के लिए जब हम ये इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू पुट करेंगे ना, जो जो गिवन टर्म्स हैं, तो उसके बाद ये बनेगी एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे -13.6 अपॉन n², -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये चलेगा एनर्जी का फॉर्मूला। n की वैल्यू 1 है, तो n की जगह 1 पुट करोगे तो पहली ऑर्बिट में एनर्जी, n की जगह 2 पुट करोगे दूसरी ऑर्बिट में एनर्जी, n की जगह 3 पुट करोगे तीसरी ऑर्बिट में, 4 पुट करोगे तो चौथी ऑर्बिट में एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक कंडीशन और कि भाई प्रूव करो कि बोर की क्वांटम कंडीशन, बोर की क्वांटम कंडीशन यानी कि LH इज इक्वल टू NH/2π को प्रूव करो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है उसकी सरकमफेरेंस 2πr ये n लैम्डा के बराबर होगी। अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से लैम्डा की वैल्यू रख दो h/mv, बस mv को दूसरी साइड करो तो mvr बन गया, mvr को हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, हो गई बोर की क्वांटम कंडीशन प्रूव। ठीक है, डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस का भी हमने यूज ले लिया इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए इस पर बेस जो है काफी सारे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो मैं आपको भी पढ़ा दूंगा। सबसे पहला यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन देखो 2025 में आ गया कि भाई करेक्ट रिलेशन लिख के बताइए, तो हमने लिख के बता दिया। दूसरा इसमें पूछा कि भाई नेगेटिव साइन क्या बता रहा है इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बंधा हुआ है ये बता रहा है। तीसरा, अब देखो जरा यहाँ पे कह रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी कि लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है, हाँ, और इसमें कह रहा है n इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट में। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में रेडियस पता कर लो, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है n² r0, और यहाँ पे r0 है ग्राउंड स्टेट की और जो है रेडियस, तो ग्राउंड स्टेट की जो रेडियस होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। तो सेकंड ऑर्बिट में निकालना है, n की जगह 2 पुट करो तो ये रेडियस आ गई। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ के मत जाना यार, नहीं न्यूमेरिकल में आपको क्यों करवाता। ठीक है, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से हमने जो है फिर देखो 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा वैल्यू पुट करेंगे, तो रेडियस हमने सेकंड ऑर्बिट की निकाली ली 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो हमने यहाँ पुट करी और आंसर आ गया। ठीक है, इसके अलावा देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कभी आप लोगों से ये कहा जाए कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बीच में रिलेशन बताओ, तो एक रिलेशन होता है P इज इक्वल टू -2k P2k। ठीक है, तो P इज इक्वल टू -2k ये रिलेशन है, याद रखना। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का ई होता है। ठीक है, ध्यान रखो। अब कभी आपसे कहा जाए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
ठीक है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी बताना है, तो भाई काइनेटिक एनर्जी होता है टोटल एनर्जी का नेगेटिव। तो टोटल एनर्जी इसमें दी गई है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो ये आ गई। पोटेंशियल एनर्जी का है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का 2k। अब ये देख रहे हो माइनस का 2 और k की वैल्यू तो मैं 3.4 निकाल ली थी, तो यहाँ पे माइनस का 6.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर देखो तो ये कभी भी कुछ भी कह देगा। लेट से आपसे कह देगा कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट में अगर मेरे पास एनर्जी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, टोटल एनर्जी, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो ये हो जाएगी प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आपसे कहेगा पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो माइनस का 2 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करके बता देना कितना आ रहा है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो अब आ जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मतलब या इसको बोलूंगा, अब आ जाते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाते हैं। देखो अभी तक हमें ये तो पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो बस यही चीज बताई जा रही है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाए तो एनर्जी जो रिलीज होगी उसकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेगी, ठीक है। और लाइमन सीरीज आपको देखने को मिलेगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ जाता है तो विजिबल रीजन में वो लाई करेगी और बामर सीरीज मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आ जाता है तो इंफ्रारेड सीरीज मिलती है, इंफ्रारेड रीजन में वो लाई करेगा और पास्टन सीरीज आपको देखने को मिलेगी। किसी भी हायर ऑर्बिट से फोर्थ में आएगा तो भी इंफ्रारेड रीजन में आएगा और ब्रैकेट सीरीज मिलेगी। फिफ्थ ऑर्बिट में आएगा किसी भी हायर ऑर्बिट से तो इंफ्रारेड रीजन में जाएगा, बट वो फार इंफ्रारेड रीजन में जाएगा और फंड सीरीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेवंथ ऑर्बिट से सेकंड में आ गया तो भाई साहब सेकंड में आ गया, इसका मतलब है बामर सीरीज देखने को मिलेगी और बामर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका फॉर्मूला तो मैं आपको बता ही रहा हूं, बट साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कभी भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कही जाएगी तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पास वाली ऑर्बिट से आएगा, ठीक है। n1 फिक्स होगा तो n1 की वैल्यू अल्ट्रावायलेट के लिए 1 होगी, n1 की वैल्यू विजिबल के लिए 2 होगी, n1 की वैल्यू इंफ्रारेड के लिए 3 होगी, n1 की वैल्यू ब्रैकेट के लिए 4 होगी। तो आप ये देख रहे हो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कभी भी कहे तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि इलेक्ट्रॉन पास वाली ऑर्बिट से आएगा, ठीक है। और n1 की वैल्यू फिक्स है, लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2, ठीक है। अब मिनिमम वेवलेंथ यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहेगा तो n1 की वैल्यू तो फिक्स है, सीरीज के हिसाब से लेंगे, बामर के लिए 2, ब्रैकेट के लिए 4, ठीक है। लेकिन n2 की वैल्यू इन्फिनिटी यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू पास वाली ऑर्बिट। अभी समझा देता हूं, जैसे मान के चलो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो उसको हम रेडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू फिक्स है, आर की वैल्यू वैसे होती है 1.097 10⁻7 मीटर इनवर्स, 10⁻7 मीटर इनवर्स होती है, ठीक है। बट आपको हमेशा याद रखना है 1/r की वैल्यू कहीं पे भी आ जाए तो आप इसको उठा के 911.5 एंगस्ट्रॉम ले लेंगे, कभी भी 1/r की वैल्यू हम इतनी लेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट, ये हायर ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो कितनी वेवलेंथ रिलीज होगी। तो फॉर्मूला लगाया इतना। अब n1 की वैल्यू हमेशा छोटी वाली तो 1 और n2 की वैल्यू हायर ऑर्बिट यानी 3, वैल्यू पुट करी 1/λ की आ रही तो लैम्डा की आ गई, 1/r की वैल्यू 911.5 पुट करेंगे तो ये हमारे पास वेवलेंथ निकल के आ गई अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा तो। अब देखिए जरा यहाँ पे शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है जरूर पूछी जाती है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करूंगा, जैसे कह रहा है कि लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या है, n2 की वैल्यू तो फिक्स है इन्फिनिटी और n1 की वैल्यू लाइमन के लिए फिक्स है 1, तो वैल्यूज पुट करेंगे आंसर ये आ जाएगा 911.5। ये लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। अब लाइमन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करेंगे तो देखो लाइमन में n1 तो फिक्स है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए पास वाली ऑर्बिट ली जाती है हमेशा, तो n1 के पास में कौन आएगा, 2 आएगा, तो वैल्यूज पुट करिए आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है बामर सीरीज के लिए, तो बामर के लिए n1 तो फिक्स है 2, अब शॉर्टेस्ट के लिए n2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ठीक है। वैल्यूज पुट करी आंसर आ गया, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 की वैल्यू तो फिक्स है बामर सीरीज, अब n2 की वैल्यू क्या होगी लॉन्गेस्ट के लिए, लॉन्गेस्ट के लिए पास वाली ऑर्बिट तो 2 के पास वाली 3, सर 1 नहीं हो सकती क्या, नहीं हायर ऑर्बिट लेते हैं हमेशा, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए, ये होता है एनर्जी लेवल डायग्राम, तो एनर्जी लेवल डायग्राम में ये बताते हैं कि आप यहाँ पर देखो
फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, सेकंड ऑर्बिट की इतनी, थर्ड ऑर्बिट की इतनी, फोर्थ ऑर्बिट इतनी, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से आ गया फर्स्ट में तो लाइमन सीरीज, सेकंड में आ गया तो बामर सीरीज, थर्ड में आ गया तो पास्टन सीरीज, ये बताया जाता है। अब जैसे किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई ये बता दो जरा कि वेवलेंथ वगैरह कितनी निकलेगी, तो E = hc/λ वगैरह से हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखो। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक और चीज आ जाती है। अब देखिए बामर के लिए ना एक स्पेशल एक सीरीज बनाई गई है, H अल्फा, H बीटा, H गामा वाली। तो कभी ऐसे बामर में आपसे कह देना कि भाई कैलकुलेट द H अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो H अल्फा, अल्फा का मतलब पहली लाइन, तो N1 की वैल्यू तो बामर के लिए फिक्स है, तो पहली लाइन मिलेगी जब N2 की वैल्यू 3 लोगे। H बीटा लाइन कैलकुलेट करने को कहे तो बामर के लिए भाई N1 की वैल्यू तो फिक्स है 2, जबकि बामर सीरीज के लिए H बीटा यानी कि दूसरी लाइन, तो N2 की वैल्यू 4 लेना। H गामा कहे तो बामर के लिए तो N1 फिक्स है 2, जबकि गामा कहे तो तीसरी लाइन यानी कि 5 लेना। तो कभी भी आपसे कहे ना कि H बीटा, H गामा, H अल्फा लाइन निकालो बामर सीरीज की, तो आप इस वाले फॉर्मूले में N1 की जगह तो आप 2 पुट करेंगे, है ना, क्योंकि बामर सीरीज, और N2 की जगह पे अल्फा के लिए 3, बीटा के लिए 4 और गामा लाइन के लिए 5 पुट करते हैं, है ना, और इसको रिडबर्ग फॉर्मूला कहते हैं। अच्छा, तो इतना हो गया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाई कौन कौन से बैक बेंचर एग्जाम से ठीक पहले इस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे पता करना है भाई अल्ट्रा लेजेंड जो है कितने जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो जो जो अल्ट्रा लेजेंड है भाई साहब, आप लोगों को कमेंट करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि सर आपकी वीडियो एग्जाम से ठीक पहले देख रहा हूं। कितने बच्चे एग्जाम के ठीक बाहर, एग्जाम सेंटर के ठीक बाहर इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से मुझे बताइए, ताकि मैं आपको ऑल द बेस्ट जो है विश कर दूं गाइस। ऑल 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 द वेरी बेस्ट गाइस। आप लोगों का जो एग्जाम है वो बढ़िया जाए, बढ़िया बढ़िया जाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।